नमस्कार, कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। और सरकार ने पिछले साल 20 दिसंबर 2021 को 7 एग्री कमोडिटीज के वायदा ट्रेडिंग पर 1 साल के लिए रोक लगा दी थी। तब कीमतों में तेजी थी, फसल को लेकर चिंताएं थी, अवेलेबिलिटी को लेकर भी कंसर्न्स थी। लेकिन अब भाव साल के हाई से आधे हो चुके हैं ज्यादातर कमोडिटीज में। 1 साल का वक्त पूरा होने को कुछ ही दिन बचे भी हैं। ऐसे में इंडस्ट्री फिर से वायदा खोलने जाने के पक्ष में है। क्या है इंडस्ट्री की दलीलें और वायदा का फायदा सरकार कब से देने का विचार कर रही है? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एशियन पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता, एग्री फार्म एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा और रूरल फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और पिछले कुछ महीनों में लगातार जब से एक तो फसल बाजार में आनी शुरू हुई, भावों में हमने गिरावट आते हुए देखी, तो काफी एसोसिएशंस, फेडरेशंस की तरफ से सरकार को यह गुहार भी लगाई गई है कि वायदा यहां पर जल्दी खोल दिया जाए। वो तो हमने होता हुआ देखा नहीं, लेकिन अब 1 ही महीने का समय बचा है जब ये जो 1 साल का वायदा लगा था, रोक लगी थी रादर, उसका समय यहां पर पूरा होने लगा है। अतुल जी, आपका क्या व्यू है? कुछ विचार विमर्श हमने सुना है कि सरकार की तरफ से होता हुआ नजर आया है, लेकिन कोई ठोस कॉन्क्रीट स्टेटमेंट यहां से आती हुई नजर नहीं आई अब तक। अभी तक हमने भी नहीं सुना कि कुछ कॉन्क्रीट एक्शन हो रहा हो। पर एक चीज मैं मनीषा जी आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा कि एक बड़ी गलत फहमी है सरकार में बोलिए या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनमें, कि जो भी तेजी आती है वो फ्यूचर्स के कारण आती है। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा गलत फहमी कोई और नहीं हो सकती। पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा कि साल भर से ऑलमोस्ट अपना ये सारे एक्सचेंजेस, फ्यूचर एक्सचेंजेस बंद थे, उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा तेजी आई। और वो जो रिफ्लेक्ट करती थी वो इंटरनेशनल सिनेरियो रिफ्लेक्ट करती थी। अब आज भी बंद है तो भी बाजार दब गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये हम लोगों को समझना चाहिए कि ये फ्यूचर्स एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, बट ये एक सिग्नल देते हैं कि आने वाला वक्त कैसा हो सकता है। और पिछले दिनों में जो ये बंद रहे हैं एक्सचेंजेस, मैं समझता हूँ इसने बहुत ज्यादा डैमेज किया है हम लोगों के जो इंपोर्टर्स हैं उनको। क्योंकि आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट में वोलेटिलिटी जबरदस्त रही है और हम लोगों के ये जो इंपोर्टर्स रहे हैं इनके पास कोई टूल नहीं था कि अपने रिस्क को कंट्रोल करें। तो मेरा तो ये मानना है कि जितनी जल्दी ये खत्म हो, ऑर्डरली डेवलपमेंट मार्केट्स के लिए उतना अच्छा है। एक चीज और मैं जरूर कहूंगा कि पता नहीं क्यों हम लोगों के कुछ ये क्या नाम एसोसिएशंस अपोज करते हैं कि सोयाबीन में नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि अगर ठीक है उसको आप छोड़ भी दीजिए, तो एटलीस्ट जो इंटरनेशनली लिंक्ड कमोडिटीज हैं जैसे सोयाबीन ऑयल और सीपीओ या पाम ऑयल, इसके ऊपर तो इमीडिएटली इसको खत्म कर देना चाहिए अगर हम लोगों को ऑर्डरली डेवलपमेंट अपने मार्केट्स में चाहिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना चाहिए। क्योंकि एक और चीज है कि अगर तो ये नहीं खुलते हैं और लोग डरते हैं, तो वॉल्यूम जो इंपोर्ट करते हैं वो भी रिलेटिवली कम करते हैं, जिससे कि उनका रिस्क थोड़ा कम रहे। तो मेरा तो मानना है कि ये इमीडिएटली लागू होना चाहिए और वापस खुलने चाहिए बाजार। अतुल जी, जो एक तर्क जैसे आपने कहा एसोसिएशंस की तरफ से ये रहा है कि जहां तक सोयाबीन की बात है उसका तो प्रोडक्शन ही हम जो ग्लोबल का है वो 2-3% करते हैं, तो क्यों हेजिंग की जरूरत है? हम चाहे उसका प्रोडक्शन 2-3% करते हो, लेकिन हमारी कंजम्पशन, इंपोर्ट्स, रिफाइनिंग वो बहुत ज्यादा है। आपको लगता है वो एक तरीका है इसे देखने का? आपने मेरे से पूछा? हाँ जी अतुल जी। नहीं, वो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप सोयाबीन पे बंद भी रखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एटलीस्ट सोया ऑयल जो हिंदुस्तान ऑलमोस्ट 3 मिलियन टन के आसपास इंपोर्ट करता है, और पाम ऑयल जो कि समझ लीजिए 8-8.5 मिलियन टन इंपोर्ट करता है, वो अगर कोई टूल नहीं मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर उसको रिस्क को मिटिगेट करने का, तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं ज्यादती है इंपोर्टर्स के मुतल्लक। और जो बड़े इंपोर्टर्स हैं वो तो चलिए इंटरनेशनल मार्केट में कर लेंगे हेज, पर जो छोटे इंपोर्टर है वो बिल्कुल प्राइस आउट हो जाता है, उसको तकलीफें बढ़ जाती हैं। एब्सोल्युटली। और इस बार तो यहाँ पर ऐसा कोई भी तरीका नहीं था जहां से आपको रेफरेंस प्राइस भी मिल सके। हेजिंग एंड प्राइस मैकेनिज्म की जो डिस्कवरी है वो तो हमने पूरी तरह से यहाँ पर टूटते हुए देखी। डॉक्टर मेहता, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि
अगर हम सारे की सारी कमोडिटीज जो 7-9 यहाँ पर बैन हुई हैं, उसमें एडिबल ऑयल का पूरा यहाँ पर हिस्सा है, दालें सबकी सब यहाँ से हटा दी गई, गेहूं चावल एक और दूसरा मुद्दा यहाँ पर है। लेकिन एडिबल ऑयल को अगर ओवरऑल तरीके से यहाँ पर देखा जाए और किस तरह की मूवमेंट यहाँ पर आती हुई नजर आई है, कैसे देखते हैं आप जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर मेंबर्स की तरफ से भी आई हैं? नहीं, जैसे अतुल जी ने बताया कि आज खास करके इंटरेस्ट कमोडिटी जो सोयाबीन और पाम है उसमें 100% जरूरत है। लास्ट 5-6 महीने में जो खास करके रिफाइनर्स ने पैसा तोड़े हैं, अनबिलीवेबल है। इतने पैसे गवाए कि जो एक महीने में $2000 से $1100 से $1000 पे आ गया। यू नो चॉइस टू एग्जिट। तो एक सबसे वहां अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग होता तो आपको एक कवरेज मिल जाता था, तो वो नहीं मिला है। दूसरा, जैसे एक बता रहे थे, आज सोयाबीन का क्रॉप अपना 120 लाख है, 10 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड है, 130 लाख टन, और उसमें से 20 लाख टन निकाल दे, फिर भी आपके पास 105-110 लाख टन बचे है। वो जब भी क्रशिंग होगा तो 80 लाख टन आपको सोयाबीन मिलेगा। घरेलू रिक्वायरमेंट है और 60 लाख टन, 20-25 लाख टन एक्सपोर्ट करना है। मेरे को एक्सपोर्ट करना है, पर आज मेरे को पता नहीं कि मैं सोयाबीन कैसे कवर करूं। मेरे को मार्च में एक्सपोर्ट करना है, अप्रैल में करना है। तो अगर वायदा चालू है तो आई कैन बाई टुडे सोयाबीन एंड बेस्ड ऑन दैट आई कैन कोट फॉर अ सोयाबीन मील। और अभी जैसी मार्केट चली है, वी आर इन द पार विद इंटरनेशनल मार्केट, तो हम एक्सपेक्टिंग कि 15 से 20 लाख टन का एक्सपोर्ट अगले 4-5 महीने में होगा। पर तभी आपके पास हेजिंग फैसिलिटी नहीं है, तो मैं कवर कैसे कर पाऊं? अगर जब तक हेजिंग फैसिलिटी नहीं मिली तो किसान से माल कैसे लगेगी, इंडस्ट्री माल कैसे लगेगी? वो सब इसके लिए जरूरी है कि जो अभी 1 साल के लिए जो बैन किया था, अभी 20 दिसंबर के लास्ट डेट है, उसके पहले एटलीस्ट हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को आगे एक्सटेंड नहीं करे और ये जो फिर से वायदा चालू करे, सबके हित में, गवर्नमेंट के भी हित में, किसान के भी हित में, इंडस्ट्री के हित में और एक्सपोर्टर के हित में भी, इंपोर्टर के भी हित में है। एब्सोल्युटली, सारी जो वैल्यू चेन है, सभी स्टेक होल्डर्स है, सभी को एक वो प्राइस रेफरेंस और हेजिंग मैकेनिज्म यहाँ पर चाहिए होता है। और पिछला 1 साल तो खाने के तेलों के हिसाब से हमने इतना ज्यादा उठापटक वाला देखा, जहां पर हाईज भी बने, भाव गिरे भी और दोनों तरफ की मूवमेंट इतनी ज्यादा देखने को मिली। ये तो खाने के तेलों की बात है। दालों की हालत तो और भी यहाँ पर खराब है, क्योंकि दालों में तो भाव लगातार यहाँ पर टूटते ही रहे। चने की अगर बात की जाए तो पिछला पूरा साल परहैप्स एमएसपी के नीचे यहाँ पर हमने भाव निकलते हुए देखे, और हमने देखा भी है कि कैसे रबी की सोइंग में यहाँ पर चने की बुआई भी कम हुई है। सुनील जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि एक फंडामेंटल्स चीज होती है और फ्यूचर्स मार्केट सारे फंडामेंटल्स को एक तरफ रख के सिर्फ स्पेकुलेशन पे नहीं काम करती, इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज भी की जा चुकी हैं अब तो। बिल्कुल मनीषा जी, हमारा तो ये सदा ये मानना रहा है कि जो आइटम है, पेरिसेबल सेमी पेरिसेबल आइटम है, वो हमेशा डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है। फसल आती है तो यदि कम होती है तो उसके हिसाब से भाव की डिस्कवरी होती है, और कम ज्यादा होती है तो उसके हिसाब से भाव की डिस्कवरी होती है। जहां तक आपने बताया कि हाँ, इसके चर्चा जरूर हो रही है, शायद एक इंटरनल कमेटी भी सरकार ने बना रखी है जिसकी रिपोर्ट भी शायद जल्दी ही आएगी। और हमने ये भी देखा कि एक्सचेंज एनसीटीएक्स के ऑफिसर्स भी होम मिनिस्टर से भी मिले थे, इसके लिए बात करी थी। तो हर जगह चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन जैसा अतुल जी ने बोला कि सरकार में जो पॉलिसी मेकर है उनके भी अलग अलग राय है। कुछ तो ये समझ रहे हैं कि इस फ्यूचर के चलते कोई तेजी मंदी नहीं आती है, डिमांड सप्लाई पे आती है। लेकिन कुछ की राय ये भी है कि फ्यूचर जो है तेजी मंदी कर देता है, और उसके चलते सरकार को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये दोनों तरह की रिपोर्ट है, जिसके चलते इस पे डिसीजन लेने में मुझे लगता है कि देरी हो रही है। लेकिन इसमें 2 चीज जरूर बताऊंगा। एक चीज मेरे से पहले दोनों वक्ताओं ने बोल चुके हैं कि हम यदि इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास हेजिंग टूल्स नहीं है, तो हम इंपोर्ट नहीं कर पाते। आज यदि हमारे दालों की बात करूं तो तुअर और उड़द जो है काफी तेज है, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई टूल ही नहीं है कि हम उसको मंगा के हेज करें। तो बड़ी क्वांटिटी में हम इंपोर्ट नहीं कर पाते, जिसके चलते सप्लाई जो है वो बेहतर नहीं हो पाती। दूसरा, सरकार चना बेचने के लिए बहुत ज्यादा आतुर दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार का चना नहीं बिक रहा है, एक लिमिटेड मात्रा में बिक रहा है। इसका सीधा सीधा कारण है कि उसमें इन्वेस्टर नहीं आ रहा है। यदि इन्वेस्टर आता, वायदा खुला होता, तो उसको हेज के लिए टूल्स होता, तो जरूर इन्वेस्टर आता और सरकार का चना जो है वो बेहतर रेट पे और ज्यादा जल्दी से बेच पाती थी सरकार। क्योंकि आज भी सरकार के पास करीबन 26 लाख टन चना 2021 और 2022 का पड़ा है। तो मुझे लगता है कि कई जगह बहुत अच्छा टूल्स है जिसको हेज करना और जिसको प्राइस को अच्छे से डिस्कवरी करने के लिए ये होना जरूरी है।
ऑफ कोर्स काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पर हैं, पूरे के पूरे इंडस्ट्री और बिजनेस पे यहाँ पर असर पड़ने लगा है क्योंकि आपके सामने कोई हेजिंग मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं है। प्रमोद जी, आपसे बात करना चाहेंगे। ऑफ कोर्स गेहूं कोई बहुत बड़ा ट्रेडिंग या डेरिवेटिव का एक प्रोडक्ट कभी रहा भी नहीं है, लेकिन गेहूं में भी जिस तरह की मूवमेंट इस साल में हमने होते हुए देखी है, आप कैसे रीड करेंगे? इस साल में 20% का इजाफा गेहूं में हो चुका, सरकार के पास बफर स्टॉक नहीं है, प्राइवेट कंपनी के पास प्रोक्योरमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इतनी मूवमेंट नहीं देखने को मिली जितनी हमने भारतीय बाजारों में पिछले 3-4 महीने में आते हुए देखी है। ऑफ कोर्स रशिया यूक्रेन एक और मुद्दा यहाँ पर है। आप कैसे देखेंगे अगर एक अवेलेबिलिटी हो यहाँ पर हेज करने की, भाव देखने की, जहां तक गेहूं की बात आती है? हेज करने का कोई ऑप्शन नहीं है इंडिया के अंदर। एक तो व्हीट इज नॉट ट्रेडेड, नॉट ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता है गेहूं के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर एमएसपी है, ओएमएसएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 2 रुपये में गेहूं देती है और पीएमजी के में फ्री देते हैं, तो इसलिए हो नहीं पाता है। फ्यूचर्स में यू आर नॉट एबल टू डिराइव द प्राइसेस एंड देयर इज नो वे ऑफ हेजिंग एक्सेप्ट फॉर फिजिकली होल्डिंग द स्टॉक इन इंडिया। पर प्रमोद जी, वो कितना स्टॉक आप होल्ड कर पाएंगे? आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि एक जरूरत पड़ती है एक हेज करने की, एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म देखने की यहाँ पर? फॉरवर्ड बुक करते हैं, उसका इंटरेस्ट एंड स्टोरेज देते हैं हम लोग। और इंडियन ट्रेड, हाँ जी, ओरिजिन पे हम लोग स्टॉक कर देते हैं, वहां पे मार्जिन मनी दे देते हैं और वी पे द इंटरेस्ट एंड स्टोरेज फॉर दैट। और अगर उसी के सामने हेजिंग करें यहाँ पर प्रमोद जी, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है, भारतीय बाजारों में, आपको लगता है कि वो बेहतर विकल्प है? 100% बेटर है, बट उसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एनसीडीएक्स में एक तो वॉल्यूम है नहीं, सेकंड थिंग ट्रू प्राइस you cannot get the prices properly because of PDS and other things actually. वही माल सर्कुलेट मार्केट में होता है कहीं, मतलब व्हीट प्राइस कभी कभी दिल्ली और केरला या दिल्ली और असम में एक ही होते हैं, जबकि फ्राइड होता है 300 रुपए का। तो यहाँ पे जब तक ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ये सब स्कीम बंद नहीं होती, जब तक आई डोंट थिंक इट इज अ वायबल ऑप्शन एक्चुअली। अतुल जी, आपका क्यों व्यू है? क्योंकि प्रमोद जी ने 2-3 चीजें यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रखी है। एक तो ये कि जितनी बार भी हम एक्सचेंज को आगे पीछे करते हैं, उतनी बार उसकी क्रेडिबिलिटी, वॉल्यूम्स और लोगों को वापस लेके आना यहाँ पर एक दिक्कत हो जाती है। और दूसरा, सारी एसेंशियल कमोडिटीज, चाहे वो खाने के तेल हैं, दालें हैं या फिर गेहूं चावल हैं, जिस तरह से सरकार की डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है या सरकार की जो नीतियां रही हैं, मेजर्स जो सरकार यहाँ पर सराहनीय लेती है, उसका भी बहुत असर पड़ता है यहाँ पर प्राइसेस पे। अतुल जी, ये सवाल आपसे है। ओह सॉरी, नहीं डेफिनेटली गेहूं और चावल में मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट होल्डर फॉर गेहूं एंड चावल बोथ, और कोई भी प्राइवेट सेक्टर वाला कोई ज्यादा लंबा चौड़ा उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। पर जो और कमोडिटीज हैं जैसे सोया है या दालें हैं और अपना ये क्या नाम पाम ऑयल है, इन सब में तो डेफिनेटली एक्सचेंज इज वेरी वेरी रेलेवेंट। और अभी तक तो हम लोगों का गेहूं चावल के अंदर तो जो इसका क्या नाम गवर्नमेंट के एमएसपी हैं वो एक्चुअली मार्केट से ऊपर ही रहते थे, पर और कमोडिटीज में ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं समझता हूँ अगर गेहूं चावल में आप उसको छोड़ भी दीजिए, और गेहूं चावल के अंदर तो एक और ये दिक्कत होती है कि इतनी सारी वेराइटीज होती हैं कि उसको हेज करना भी, एक क्वालिटी को असर्टेन करना भी एक बड़ा भारी चैलेंज रहेगा। बट नॉट सो विद सोया ऑयल या ये क्या नाम पाम ऑयल, इन सब में तो इमीडिएटली खोलना चाहिए। इसमें बंद करने से कोई, मैं नहीं समझता हूँ, फायदा हुआ है। ऑलराइट, यानी कि दाल डिस्टॉर्टिंग द ट्रेड। एक चीज मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, हाँ जी, वो ये कि आज की तारीख में हम लोगों के जो किसान हैं वो आजकल एफपीओस भी काफी एक्टिव हो गए हैं। उनको कोई भी प्राइस सिग्नल अगर नहीं मिल रहा है कमोडिटी का, तो अगर कोई चीज हम लोग जैसे हिंदुस्तान में बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आज ऑयल सीड का हम लोग कल्टीवेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो वो प्राइस सिग्नल अगर नहीं मिलेगा तो वो उसका रकबा बढ़ने वाला नहीं है। तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि अपने फार्मर्स को भी प्राइस सिग्नल मिले, एफपीओस को भी प्राइस सिग्नल मिले, आने वाले दिनों में किस तरह से बाजार मूव करेंगे। और ये प्राइस डिस्कवरी एक्सचेंज के बगैर हो नहीं सकती है।
जी हाँ, कोई एक रेलेवेंट प्राइस जहां पर जो सबको देखने को मिले, और जैसे कहा गया कि एक हेजिंग मैकेनिज्म तो ये है ही, एक प्राइस रेफरेंस के तौर पर है। फ्यूचर्स में यहाँ पर क्या है, क्योंकि एक जो प्राइस हम यहाँ पर एक्सचेंज पे बनता हुआ देखते हैं वो सभी चीज़ों को, सभी फंडामेंटल्स को, पॉलिसीज को साथ लेकर एक व्यू यहाँ पर दिखाता है, एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखाता है, जिसकी एब्सेंस में यहाँ पर काम करना थोड़ा सा दिक्कत वाला है। प्रमोद जी, जैसे आपने कहा कुछ एक इश्यूज हैं जहाँ पर गेहूँ चावल की करने की बात आती है, लेकिन एक और जो बड़ी चीज़ यहाँ पर है जो बाजार देखता है वो ये कि इस प्लेटफॉर्म को और किस तरीके से यहाँ पर यूज़ किया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने देखा है कि सभी कमोडिटीज़ वहाँ पर ट्रेड भी करती हैं, और प्लेटफॉर्म की जो यूजेज है उसको हम कई बार भारतीय बाजारों में एज अ रेफरेंस प्राइस भी यहाँ पर देखते हैं कि कितने लोग लॉन्ग हैं, शॉर्ट हैं, CFTC की रिपोर्ट्स कैसी हैं, मलेशिया में किस तरह का कारोबार हो रहा है, अर्जेंटीना में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन एक्सचेंज पे क्या हो रहा है। तो ऑफकोर्स हर कंट्री ने अपने एक्सचेंजेस की यहाँ पर जो एक स्टैंडिंग है उसकी वजह से जो फायदा है वो हमने यहाँ पर आते हुए देखा ही है। कैसे देखेंगे प्रमोद जी, यहाँ पर उनका कनेक्शन, प्रमोद जी का कनेक्शन यहाँ पर टूटा है, आप कैसे देखेंगे इसे अतुल जी, कि हमने पहले भी ये बात करी है कि अपार्ट फ्रॉम हेजिंग, प्राइस डिस्कवरी, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल प्रोक्योरमेंट के हिसाब से सरकारों को भी यहाँ पर इसे थोड़े से सीरियस तरीके से देखना चाहिए। हम कितना दूर हैं उस सबसे? मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इसका यूज जो है ना बहुत बेहतर तरीके से करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक बोलूंगा कि अगर उनको गेहूं के उसको डीपन करना है ना, तो गवर्नमेंट शुड एक्चुअली बिकम द बिगेस्ट बायर ऑन द एक्सचेंज। तो उनको फिजिकली वो माल जो आज इतना खरीदते हैं उसको खरीदने की जरूरत शायद ना भी पड़े, और एक्सचेंज के थ्रू ही अगर गवर्नमेंट खरीद ले तो उनका जो कैरिंग चार्जेस हैं, जो फूड सब्सिडी बिल है ना, वो भी मैं समझता हूँ काफी हद तक कंट्रोल में आएगा। पर जहां तक एक्सचेंजेस का सवाल है, मैं समझता हूँ एक प्रॉब्लम हम लोगों के यहाँ के एक्सचेंजेस में ये रही है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनको ये डर रहा है, और गवर्नमेंट की तरफ से शायद हिदायत भी ये रही होगी, उन लोगों ने इसको फ्रीली डेवलप होने में शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी रोकें लगाई हैं। तो द नीड ऑफ द आवर इन माय व्यू इज कि ये मार्केट्स को डीपन होना चाहिए, और ये डीपन होगी तो जो शिकायतें होती थी ना कि कमोडिटी को कॉर्नर कर लेते हैं लोग बाग कुछ मिलके गैंगिंग अप करके, तो अगर मार्केट्स डीपन हो जाएंगी ना तो वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। तो इसके लिए ये भी जरूरी है कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं और जो बैंक्स वगैरह हैं उनको भी ग्रीन सिग्नल दिया जाए। तो जो ये कॉर्नरिंग की बातें थी या कभी कभी एक आध कमोडिटी में हुई भी हैं पास में, जैसे कैस्टर में हुई है, तो वो चीजें मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में अवॉइड हो सकती हैं। और जहां तक एक्सचेंजेस का सवाल है, उनका खुद का जो रेगुलेटरी और उनका जो वो है क्या नाम चेक करने का, वो इट शुड बी मच मोर रोबस्ट देन व्हाट इट हैज बीन टिल नाउ। तो मैं समझता हूँ ये द नीड ऑफ द आवर इज टू ओपन द एक्सचेंजेस, एंड ये कमोडिटी खुलनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी बहुत इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि ये प्राइस सिग्नल्स देते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो गवर्नमेंट को अगर ड्यूटी बढ़ानी है या घटानी है तो गवर्नमेंट को ऑल्सो भी पॉलिसी के कंटेक्स्ट में उनके लिए भी फायदेमंद है, मैं समझता हूँ। ओके जी हाँ, ऑफ कोर्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो हम कच्चा तेल भी देखते हैं कि फ्यूचर्स में कॉन्टैंगो में चल रहा है कि बैकवर्डेशन में चल रहा है, वहां तक की भी खबर आती है। तो क्लियरली भारतीय बाजारों में जैसे बात की गई कि बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, सर्वेलेंस यहाँ पर और बढ़ाई जाए तो इस मार्केट को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। सुनील जी, ऑफ कोर्स यूज प्लेटफॉर्म का यूज तो यहाँ पर काफी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन अगर हम सभी दालों की बात करें तो एक के बाद यहाँ से एक्सचेंज से हटती चली गई, फिर चाहे वो उड़द थी, मूंग थी, तुअर थी, चना था। शुरू में तो ये भी हो रहा था कि चलो एक कमोडिटी तो है, बाकी सब में उसमें प्रॉक्सी ट्रेड ही कर लेंगे, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। तो कैसे देखते हैं आप इस बाजार को, और आपकी क्या राय रहेगी आगे जाकर? मनीषा जी, मैं एनसीडीएक्स के चना प्रोडक्ट कमेटी का चेयरमैन भी हूँ। तो हमने एक मीटिंग बुलाई थी अभी थोड़े दिन पहले, उसमें काफी एलपीओ आए थे। जैसे अतुल जी ने बोला कि एलपीओ भी ये देख रहे हैं कि हम अपने मेंबर्स को कैसे बताएं कि क्या तुम्हें उगाना चाहिए, क्या किस चीज के भाव मिल सकते हैं। तो वो अपनी परेशानी बता रहे थे। उस समय कह रहे थे कि जब ये डीलिस्टिंग हुआ जब सोयाबीन का और चने का, तो उस समय 700 करीबन उनके मेंबर और किसान थे जिन्होंने इस पे हेज कर रखा था। उनको वो जवाब देने
की स्थिति में नहीं है। तो ये प्रॉब्लम जरूर है, इसी के चलते मुझे लगता है कि इसमें वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम बार बार इसको डीलिस्ट करने से, लिस्टिंग करने से इसका वॉल्यूम हमेशा कम रह रहा है। दूसरा मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक्सचेंज की भी कमी रही है कि वो हर तबके को, इंडस्ट्री के हर तबके को नहीं जोड़ पाए हैं। मैं बार-बार डिमांड करता रहा हूँ कि इंपोर्टर, मिलर्स, ट्रेडर्स, ब्रोकर और एक्सपोर्टर, हर यदि तबका इसमें आएगा, साथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी आएंगे। जैसा अतुल जी ने बोला, मैंने भी सरकार में जब बात होती है तो हम भी ये कहते हैं कि सरकार इसको बल्कि मैनेज, इसको यदि बहुत ज्यादा भाव बढ़े हुए तो इसको अपने चना को हेज करके, या भाव बहुत कम है तो आप इसको एमएसपी पे नहीं खरीद के यही तो चना को या फिर दालों को खरीद के आप अपने स्टॉक को मेंटेन बाद में कर सकते हैं। तो इसमें सारे तरीके अच्छे हैं, यदि इसको ढंग से अपन यूज करें, ढंग से सरकार इसको मैकेनिज्म बनाए, ढंग से एक्सचेंज जो है इसको हर तबके को लाने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है, एक टूल रहेगा और साबित हो सकता है। पहले भी होता रहा है, आगे शायद और अच्छा हो सकता है। बहुत क्विकली मिस्टर मेहता, जैसे बात की गई कि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रैटेजीज तो बनती हैं और पॉलिसीज भी बनती हैं और एक्सचेंजेस भी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स यहाँ पर एक दिक्कत है। मनीषा जी, वी मस्ट लर्न फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस। जो लास्ट ईयर क्यों हुआ, बैन क्यों हो गया, उसके एक जो जहाँ डेली लिमिट 6% की थी, जब भी आज 3000 का भाव था तभी तो ठीक था, पर जब भी 9000 रुपया के भाव गए तभी भी आप 6% की डेली लिमिट में काम करें तो काफी तकलीफ है। तो तभी वहाँ एक्सचेंज प्रॉम्प्ट इन एक्शन कि डेली लिमिट कम कर दे ताकि वॉलेटिलिटी कम हो जाए। मार्जिन में भी एक्शन लेना चाहिए टाइम टू टाइम, बायर साइड से, सेलर से, जो भी है वो थोड़ा प्रॉम्प्ट होना चाहिए। वो प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं आ रहा था और थोड़ी मार्केट 2-4-10 लोगों के हाथ में चले गई, एवरीडे मार्केट ऊपर ले जा रहे थे, किसान को थोड़ा मजा आ रही थी। मगर अभी क्या हो रहा है, किसान ने 9000 रुपया, 10,000 रुपया सोया और मस्टर्ड में देखे तो अभी 6000 रुपये में भी बेचने को तैयार नहीं है। जो गलत एक भाव छप गया था उसके वजह से ये सब किसान को ऐसा लगता है कि हमको भाव कम मिल रहा है क्योंकि गलत मार्केट का एक ट्रेंड बना था। जी, तो यानी कि गलती थोड़ी सी थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉम्प्टनेस की भी है, लैक ऑफ प्रॉम्प्टनेस की है रादर, जहाँ पर एक्सचेंज और रेगुलेटर को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि हम एंड तक यहाँ पर वेट ना करें और बाजार खोने की स्थिति में यहाँ पर बनते हुए ना नजर आए। समय की किल्लत है, लेकिन इस डिस्कशन के लिए बहुत शुक्रिया। काफी सारे नए यहाँ पर चीजें भी निकल के आई हैं कि क्या कुछ सरकार यहाँ पर कर सकती है, दिक्कतें और भी यहाँ पर क्या है अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज जो यहाँ पर ऑलरेडी की गई हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में यहाँ पर मेरे साथ शामिल होने के लिए। लेकिन इसी के साथ इजाजत लेने का समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।